हेलो स्टूडेंट्स, हमने पास्ट वीडियो में 15 चैप्टर स्टार्ट किया था बराबर। और जो भी लेफ्ट पार्ट था जो हमने एग्जाम के लिए कवर किया था उसके भी वीडियो मैंने कल बनाए थे, आपको शेयर भी किए थे। बट जब मैंने वीडियो को प्ले करके देखा आफ्टर द अपलोडिंग, देन आई हैव फाउंड दैट देयर इज सम प्रॉब्लम रिगार्डिंग द वॉइस इन दैट वीडियो। ओके, तो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का वीडियो मैं फिर से आपके लिए प्रिपेयर करके आज फिर से शेयर कर रहा हूँ बराबर। तो प्लीज देखना और साथ में क्या क्या अच्छी तरह से इसमें से आप प्रिपरेशन करना अंदर बराबर, क्योंकि हमने 15 और 14 चैप्टर जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं वो ही आपके एग्जाम्पल्स में एग्जाम के लिए हमने एग्जाम में हमने इंक्लूड किए अंदर। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने क्या किया था कि व्यू का जो बेसिक पार्ट था वो हमने समझा और टाइप्स ऑफ व्यू देखे बराबर, और व्यू की जो बेसिक डेफिनेशन थी उनके बारे में भी डिस्कस किया। अब एक पॉइंट आता है जो वेव की स्पीड पे फोकस करता है अंदर बराबर, तो वो है अंदर विच प्रॉपर्टीज आर एक्चुअली नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं अदरवाइज हम कभी कभी फील करते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती है कि जिसकी वजह से हमको साउंड की स्पीड में आपको कोई चेंज देखने को मिलता है। बोले कुछ कंडीशन में हमको कोई चेंज नहीं देखता पर स्पीड में आपको तो चेंज मिल रहा है। जैसे मॉर्निंग में आपको दूर की भी आवाज होगी वो सुनाई देती होगी अंदर, पर दोपहर के टाइम पे हमको नहीं सुनाई देगी। तो हुआ क्या? सुबह का और दोपहर के टाइम में डिफरेंस किसका? ह्यूमिडिटी का, टेम्परेचर का। तो ये सारे फैक्टर्स के लिए मीडियम का कौन सा प्रॉपर्टी एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है बराबर, वो समझने का हम ये पॉइंट पे पहले ट्राई करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि once the displacement is passed through the mean position, the restoring force and hence the elasticities are required for string particle, otherwise the medium particle to come back to their original position बराबर। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जब भी मैकेनिकल वेव ट्रांसमिशन होना चाहिए तो पार्टिकल को अपनी मेन पोजीशन पे वापस आना है। तो जब भी वेव की इफेक्ट उस पे आएगी तो वो ओसिलेट होगा, डिस्प्लेस होगा, और डिस्प्लेस होने के बाद उसको खुद को अपने मेन पोजीशन पे आना है। तो मेन पोजीशन के लिए उसको रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए, और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो प्रोवाइड कौन करता है भाई? जो मीडियम की इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी है बराबर। इलास्टिसिटी यानी कि अपने ओरिजिनल स्टेट को फिर से रिटेन करना, रिगेन करना बराबर। तो दैट प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड फॉर द मीडियम to make their particle come back to their original position। तो पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमको मिली कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम इज रिक्वायर्ड एंड दैट विल डिसाइड द स्पीड ऑफ द मैकेनिकल वेव। दूसरी चीज आ रही है बराबर कि अब किसी को धक्का लगा रहा हो बराबर, तो किसी मस्त हैवी आदमी को धक्का लगा होगा तो कितना डिस्प्ले हो? थोड़ा बहुत शायद ना भी हो बराबर। थोड़ा कम एज के वाले को लगा होगा तो वो धक्का खा के थोड़ा गिर सकता है, बहुत छोटे लोग तो बेचारा दूर जाके गिरेगा। तो आप देख सकते हो कि आप धक्का जो लगा रहे हो वो तो एक जैसा ही लगा रहे हो, पर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन पे आपको उसकी इफेक्ट क्या लग रही है अलग अलग, और उसका मेन रीजन क्या है? इनर्शिया है कि नहीं अंदर बराबर। तो यहाँ पे भी मीडियम का इनर्शिया का प्रॉपर्टी पे रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेव की इफेक्ट की वजह से कौन सा पार्टिकल यानी कि कौन से मीडियम का पार्टिकल कितना ओसिलेट होगा बराबर, वो डिसाइड कौन करता है? मीडियम का इनर्शिया करता है। इनर्शिया का मतलब क्या है? टू अपोज द चेंज इन द मोशन, यानी कि मोशन की वजह से उसमें जो भी चेंज आएगा उसको अपोज करने का ट्राई। तो कोई मीडियम ज्यादा करेगा, कोई कम करेगा बराबर। oscillated particle is displaced that depend on the inertia। वो कितना डिस्प्लेस होगा वो डिपेंड करता है उसका इनर्शिया क्या है। इनर्शिया कम होगा तो थोड़ी सी इंपैक्ट की वजह से भी उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा मिलेगा आपको बराबर। तो फाइनली हमको दो पॉइंट मिल गए कि अगर मुझे मैकेनिकल वेव के प्रोपोगेशन के बारे में समझना है तो मुझे मीडियम की दो प्रॉपर्टी को ऑलवेज कंसेप्ट में लेना पड़ेगा, ध्यान में लेना पड़ेगा। दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड द इनर्शिया ऑफ द मीडियम बराबर। और ये दो प्रॉपर्टी गिवन मीडियम के लिए कौन डिफाइन करता है? वो फिजिकल क्वांटिटी में डिसाइड करके डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन लगा के मैं वेव की स्पीड का जो इक्वेशन है वो मैं डिराइव कर सकता हूं अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? यस और नो? तो चलो हम देखते हैं कि फाइनली दोनों टाइप के हमारा जो वेव है बराबर, फर्स्ट इज अ लॉन्जिट्यूडिनल एंड सेकंड में ट्रांसवर्स वेव, दोनों के लिए हम इक्वेशन डिराइव करने के लिए ट्राई करते हैं अंदर। सबसे पहले हम ट्रांसवर्सिव वेव की बात करें अंदर। So obtain the equation of speed of transversive wave on a stretch string। जो stretch string होती है बराबर, तो string में हम इजीली देख सकते हैं, इसलिए उसके एग्जांपल्स हम ट्रांसवर्सिव वेव के लिए वेव का इक्वेशन डिफाइन करने का ट्राई करेंगे।
तो अभी हमने बात की कि भाई वेव का इक्वेशन डिफाइन करना है तो डायमेंशनल एनालिसिस यूज करना है, और यहाँ पे डिपेंडेंसी मीडियम की दो प्रॉपर्टी को हमको डिफाइन करना है। तो जो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के लिए इलास्टिसिटी कौन डिफाइन करेगा, बराबर, और रिस्टोरिंग फोर्स कौन डिफाइन करेगा, वो हमको यहाँ पे पहले बताना पड़ेगा। अंदर समझ में आ रहा है अंदर? तो इलास्टिसिटी यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो क्या होगा, क्योंकि हमने स्ट्रेच स्ट्रिंग रखी है तो उसका जो उसमें जब हम फोर्स लगाए तो उसके स्ट्रेस क्रिएट होगा अंदर, स्ट्रेस यानी कि खींचान होगा अंदर, बराबर। वो खींचान ही है वो उसको अपनी मेन पोजीशन में लाता है अंदर, बराबर। तो यहाँ पे 10 स्ट्रिंग के अंदर जो प्रोड्यूस होता है टेंसाइल फोर्स है, बराबर, वो यहाँ पे इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी फॉलो करवाएगा स्ट्रिंग के मीडियम के साथ, बराबर। तो हमारा इलास्टिसिटी का जो कंसेप्ट है वो कौन प्रोवाइड करेगा, भाई टेंसाइल फोर्स करेगा। और दूसरा पार्ट आ रहा है इनर्शिया, बराबर। तो इनर्शिया जनरली मास के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, भाई लेंथ है, और लेंथ पे हम इस तरह से स्ट्रिंग में क्या करेंगे, वेव प्रोड्यूस करेंगे अंदर, समझ में आ रहा है, बराबर। तो यहाँ पे लेंथ और मास इनका रेशियो ले लेते हैं, तो उसको हम डिफाइन करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर मास डेंसिटी, अदरवाइज मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो म्यू और कुछ नहीं, मास डिवाइड बाय लेंथ है। और ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, बराबर, ये हमारी इनर्शिया की प्रॉपर्टी के सजेशन में, यानी कि उसके अल्टरनेट में हम ये इसको ले सकते हैं, यानी कि मीडियम की जो इनर्शिया प्रॉपर्टी है हम ये फिजिकल क्वांटिटी से डिफाइन कर सकते हैं अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ कितनी मास की है उसके हिसाब से ही उसका वो ज्यादा थिकनेस वाली होगी तो वो कम डिस्प्लेस होगी, कम थिकनेस वाली होगी तो आपको ज्यादा मिलेगी अंदर। समझ में आ रहा है? तो पर यूनिट लेंथ उसका मास क्या है, वो यहाँ पे इनर्शिया का पार्ट रोल प्ले करेगा अंदर, बराबर। तो यहाँ पे हमको दो फिजिकल क्वांटिटी मीडियम की मिल गई, एक म्यू मिल गया और दूसरा टी मिल गया अंदर, यानी कि मास डेंसिटी और साथ में हमको टेंसाइल मिल गया। तो हम अब क्या कर रहे हैं, दोनों की डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। तो टेंसाइल तो है तो फोर्स ही, बराबर। तो फोर्स की डेफिनेशन यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1 l1 t-2 है कि नहीं अंदर, बराबर। और यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी की बात करें तो वो क्या है, मास डिवाइड बाय लेंथ, तो m1 l-1 होगा कि नहीं होगा अंदर, बराबर। अब आपको करना क्या है, बराबर, अभी हमारी सोसाइटी में कुछ अजीबोगरीब नाम हो तो उसमें से एक ऐसा नाम होता है टी न्यू, बराबर। तो आपको टी डिवाइड बाय म्यू करना है अंदर, इसका मतलब टी न्यू हुआ कि नहीं हुआ अंदर, बराबर। तो थोड़ा बहुत वर्ड्स को फेच करने का ट्राई किया ताकि हमको इक्वेशन अच्छे से याद रहे कि अंडर रूट क्या है, बट टी न्यू है हमारे अंदर। तो टी बाई म्यू का इक्वेशन जो है, बराबर, उसमें डायमेंशनल एनालिसिस आप अप्लाई करो अंदर, तो होगा क्या यहाँ पे अंदर, बराबर, कि टी का इक्वेशन है वो m1 l1 t-2 और म्यू का ये वाला है अंदर, बराबर। सिंप्लीफाइड करो तो m1 निकल जाएगा, -1 ऊपर जाएगा तो +1 होगा, तो l का 2 पावर होगा और t का भी -2 पावर तो है ही ऑलरेडी अंदर, बराबर। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि l1 t-1 और उसका स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन है यही तो स्पीड का डायमेंशनल एनालिसिस है अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये जो डायमेंशनल एनालिसिस टी बाय म्यू दे रहा है वो अल्टीमेटली किसका डायमेंशन बन रहा है, पर वी स्क्वायर का डायमेंशन बन रहा है, बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी बाय म्यू। तो v प्रोपोर्शनल टू लिखना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट में लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, और प्रोपोर्शनल मुझे निकालना है तो मुझे कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो फाइनली आपको यहाँ पे स्पीड का एक इक्वेशन मिला कि v इक्वल टू सी अंडर रूट टी न्यू टी बाय म्यू मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है? सी के बारे में कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली जब वेरीफाई किया गया तो ये जो सी है उसका वैल्यू 1 मिला और डायमेंशन लेस मिला अंदर, बराबर। यानी कि ये जो हमने डिफाइन किया था कि ये दो प्रॉपर्टी पे वेलोसिटी डिपेंड करते तो उसी दो पे डिपेंडेंसी मिली और कोई थर्ड थिंग्स पे मिली, और उसका रोल स्पीड के कैलकुलेशन में हमको कोई एरर क्रिएट नहीं किया अंदर, बराबर। तो सी की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो फाइनली हमारा जो एक्चुअल इक्वेशन है वो क्या बनता है, प्योर टी न्यू बनता है, बराबर। तो v इक्वल टू टी बाय म्यू। और यहां से हम बोल सकते हैं कि कोई भी मीडियम में अगर हम ट्रांसवर्सिव वेव की स्पीड की बात करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रिंग जो है या तो आपका मीडियम कितना इलास्टिक यानी कि टेंसाइल फोर्स क्रिएट कर सकता है, बराबर। और दूसरा उसकी मास डेंसिटी वो भी लीनियर वाली पर यूनिट लेंथ कितनी है, वो चीज यहाँ पे वेलोसिटी डिसाइड करती है। जबकि यहाँ पे आपने आपका जो वेव ट्रांसमिट करने के लिए भेजा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, वो सारी क्वांटिटी पे यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी आती
नहीं अंदर, समझ में आ रहा है। तो वो इन चीजों से इंडिपेंडेंट, यानी कि वेव के जो पैरामीटर्स है उससे इंडिपेंडेंट है, वो खाली मीडियम की प्रॉपर्टी के हिसाब से अपनी वैल्यू बदलेगा अंदर, समझ में आ रहा है अंदर। तो अब इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स है, तो एग्जांपल्स देखिए, बहुत ही सिंपल से एग्जांपल है, सारा डेटा दिया गया है, हमको जो अननोन है उसको खाली फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पे एक स्टील वायर दी जिसकी लेंथ दे दी गई है, मास दे दिया गया है, टेंसाइल फोर्स भी आपको दे दिया गया है। तो आपको फाइंड क्या करना है, स्पीड फाइंड करना है। तो वायर में अगर आपको ट्रांसवर्सी व्यू की स्पीड फाइंड करनी है, याद रखना ट्रांसवर्सी का इक्वेशन टी न्यू है अंदर, बराबर। तो v इक्वल टू टी बाई म्यू, टी की जगह तो टी रहेगा क्योंकि टेंसाइल फोर्स आपको ऑलरेडी दे दिया गया है, पर म्यू नहीं है। पर म्यू तो हमको पता है मास डिवाइड बाय लेंथ है, तो यहाँ पे मास डिवाइड बाय लेंथ लिखेंगे। मास अवेलेबल है, लेंथ डिनोमिनेटर ऑफ डिनो, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे। ध्यान रखना है कि सबको एमकेएस में रखना, तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो अंदर, समझ में आया। क्योंकि हम स्पीड का इक्वेशन जनरली मीटर पर सेकंड में ही लिखते हैं ना अंदर, बराबर। तो सारी की सारी वैल्यू लो, स्क्वायर रूट लो। स्क्वायर रूट लेते वक्त ध्यान रखना कि भाई पावर जो है वो इवन होना चाहिए, ऑड ना हो, वरना आपका आंसर आते आते गलत हो जाएगा अंदर, बराबर। तो आपको यहाँ पे फाइनली जो स्पीड है वो क्या मिली, 92.95 मिली अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। तो ये आपका इलस्ट्रेटिव जो एग्जांपल है उसका सॉल्व एग्जांपल नंबर 3 अंदर। उसी तरह एक्सरसाइज का भी एक एग्जांपल है जो 3rd नंबर का है, वो आपको सेल्फ करना है। सेम टू सेम कंसेप्ट है, पर हमने वहां पे स्पीड को फाइंड किया था, यहाँ पे आपको टी को फाइंड करना है, यानी कि आपके यहाँ पे जो टेंसाइल फोर्स क्रिएट हो रहा है उसको फाइंड करना है। देख लो वही कोई फॉर्मूला है, और यहाँ पे आपको v स्क्वायर में से t को इक्वेशन बनाना है और फिर उसकी वैल्यू को आपको फाइंड करना है, जो आपको क्या मिलेगा 2.06 इंटू 10⁴ मिलेगा। वो आपको खुद से ट्राई करना है अंदर, बराबर। फिर आपकी टेक्स्ट बुक का जो एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट एग्जांपल भी उसके जैसा है, और उसमें थोड़ा ज्यादा करने के लिए बोला है, तो हम ये एग्जांपल खाली डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मास प्रोवाइडेड है, फोर्स भी दे दिया गया अंदर, और स्ट्रिंग की लेंथ भी दे दी गई अंदर, बराबर। और बोल रहा है कि यहाँ पे ट्रांसवर्सी वेव ही जनरेट किया जा रहा है, बराबर। तो हाउ लॉन्ग डज द डिस्टर्बेंस टेक टू रीच टू द अदर एंड। तो समझ लो कि हमारे पास इतनी लंबी स्ट्रिंग है, t इक्वल टू 0 टाइम पे यहाँ पे हम ट्रांसवर्सी वेव क्रिएट होते हैं, तो वो इफेक्ट क्या होगी, आगे ट्रांसफर होगी। तो ये एक एंड से दूसरे वाले एंड पर पहुंचेगा, तो उसके लिए उसको टाइम कितना लगेगा वो हमको फाइंड करना है, बराबर। तो यहाँ पे समझ लो कि वेव को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो जो स्ट्रिंग की लेंथ है उतना ही ट्रैवल करना पड़ेगा। वो कितनी है, 20 मीटर। तो हमको यहाँ पे 20 मीटर ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा वेव को, वो फाइंड करना है। अभी टाइम के हिसाब से अगर मुझे डिस्टेंस के हिसाब से मुझे कितना टाइम कैलकुलेट करना है वो मुझे देखना है, तो मैं सीधा स्पीड का इक्वेशन यूज कर सकता हूँ। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होगा। तो टाइम इक्वल टू क्या मिलेगा भाई, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर। तो डिस्टेंस मेरे पास अवेलेबल पर स्पीड नहीं है, पर ट्रांसवर्स वेव हो और स्पीड को हमको ना ऐसा बन सकता है। तो v का इक्वेशन टी न्यू था, म्यू की जगह पे m बाय एल रख दो अंदर, बराबर। तो देखो t दिया है, यस दिया है, लेंथ दी है, यस दी है, आपको m भी दिया, सब कुछ दिया है, बराबर। तो आपको खाली v की वैल्यू फाइंड कर लेनी है पहले, और फिर ये वाली फॉर्मूला में t इक्वल टू 20 डिवाइड बाय v करोगे तो आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा अंदर, समझ में आ रहा है। तो आप देख सकते हो 0.5 सेकंड में जो वेव है वो एक एंड से दूसरे एंड पहुंच जाता है अंदर, समझ में आ गया, बराबर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है वो क्या है, लॉन्जिट्यूडिनल व्यू की स्पीड इक्वेशन के बारे में बात करना है। पर ये इक्वेशन के बारे में बात करें उससे पहले हमको कुछ क्वांटिटी समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि ये क्वांटिटी का डायरेक्ट यूज उसके अंदर किया गया होगा अंदर, बराबर। तो ये जो क्वांटिटी है वो आपके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का जो चैप्टर उसमें से ली गई है अंदर, बराबर। तो सबसे पहले वी स्ट्रेस यानी कि वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है अंदर। तो सबसे पहले समझे स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस तो वैसे भी हमने बहुत लिए कोरोना काल में अंदर, बराबर। तो फिजिक्स का स्ट्रेस क्या है अंदर, बराबर। तो फिजिक्स क्या बोलता है, अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और पर यूनिट एरिया उसको देख रहे हो, यानी कि फोर्स डिवाइड बाय एरिया अगर आप देख रहे हो, बराबर, तो उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, स्ट्रेस बोला जाता है अंदर, समझ में आ रहा है, बराबर। पर यहाँ पे हमको वॉल्यूम की स्ट्रेस के बारे में बात करनी है, बराबर। ये तो जनरल डेफिनेशन है, हमको ऐसी स्ट्रेस को ध्यान में लाना जिसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज आता हो अंदर, बराबर। तो वॉल्यूम स्ट्रेस का भी इक्वेशन वही का वही है, पर आपको यहाँ पे जो फोर्स लगाना है
वो पूरी सपोज समझ लो एक बॉल है बराबर, तो बॉल को सारी डायरेक्शन में से आप लगाओगे फोर्स तो आपको दो इफेक्ट देखने को मिले, या तो वो बॉल कंप्रेस होगा या तो वो एक्सटेंड होगा अंदर। समझ में आ रहा है? तो ऐसी कंडीशन में आपको वॉल्यूम स्ट्रेस मिलेगा अंदर कि वो फोर्स आप पर यूनिट एरिया कितना लगा रहे हो अंदर। समझ में आ रहा है? बराबर। तो यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया लगाओगे तो क्या बोल रहा है कि इफ द प्रेशर एट द लोकेशन ऑफ द इमर्स सॉलिड इज P, then the force on unit area A is PA, then directly perpendicular to the area। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट उसको लिक्विड में इमर्स कर दो तो उसको सारी जगह से फोर्स लगेगा अंदर बराबर, तो उसकी वजह से उस पे जो प्रेशर लग रहा है बराबर, और फोर्स ऑन एनी एरिया E इज गिवन बाय द PA, यानी कि अगर प्रेशर P होगा तो उसके हिसाब से मुझे फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो प्रेशर का इक्वेशन क्या था भाई, फोर्स डिवाइड बाय एरिया था। यानी कि ये बोलना क्या चाहते हैं कि जो स्ट्रेस बोल रहे हैं वो अल्टीमेटली प्रेशर है, पर वॉल्यूम स्ट्रेस में वो प्रेशर लिया जाता है। सिंपल स्ट्रेस में हम उसको प्रेशर कंसीडर नहीं करते अंदर बराबर, क्योंकि सिंपल स्ट्रेस तो क्या बोलता है कि कहीं पे भी आप फोर्स लगा पर यूनिट एरिया खाली कैलकुलेट कर लो अंदर। समझ में आया? पर यहाँ पे सब जगह परपेंडिकुलरली लगना चाहिए अंदर। तो फोर्स का वैल्यू आपको क्या मिलेगा भाई, पीए मिलेगा बराबर, और देखा गया है कि ये जो पीए का वैल्यू है वो एरिया के परपेंडिकुलर होगा अंदर बराबर। सो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन बराबर द फोर्स पर यूनिट एरिया इज द वॉल्यूम स्ट्रेस। तो इसी कंडीशन में अगर आप फोर्स पर एरिया कंसीडर कर रहे हो तब जाके वो होगा, और फोर्स पर एरिया में एफ की जगह पीए लिख दो तो आपको क्या मिलेगा, प्रेशर मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है बराबर? तो वॉल्यूम स्ट्रेस का इक्वेशन क्या हुआ भाई, अल्टीमेटली प्रेशर हुआ अंदर। दूसरा आ रहा है वॉल्यूम स्ट्रेन, स्ट्रेस, और उसका दूसरा भाई नाम है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या बोल रहा है, अगर आप फोर्स अप्लाई, तो मैंने अभी बोला आपको दो इफेक्ट देख रहे हो, या तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा या तो वॉल्यूम क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा। तो उसका मतलब क्या, आपका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है या तो उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा या तो डिक्रीमेंट। तो चेंज वॉल्यूम को डेल्टा वी लिख दो और उसके डिवाइड बाय में अगर ओरिजिनल वॉल्यूम कर दो तो इससे बनती जो भी मेरी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मैं क्या बोलूंगा, वॉल्यूम स्ट्रेन बोलूंगा अंदर बराबर। तो वॉल्यूम स्ट्रेन और कुछ नहीं, इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम है अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट बराबर? और ये दोनों क्वांटिटी का अगर हम रेशियो लेते हैं तो हमको थर्ड क्वांटिटी मिलती है जिसको बल्क मॉड्यूलस बोला जाता है। तो हमें नेक्स्ट वाली थियरी में इसी टॉपिक पे ज्यादा बात करनी है, बल्क मॉड्यूलस। तो ये बल्क मॉड्यूलस क्या है, इफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कंसीडर आर द वॉल्यूम स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन, यानी कि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के कंसेप्ट को वॉल्यूम के एंगल से ले रहे हैं। तो स्ट्रेस को वॉल्यूम स्ट्रेस बोलेंगे और स्ट्रेन को वॉल्यूम स्ट्रेन बोलेंगे अंदर बराबर। तो उन दोनों का अगर हम रेशियो लेते हैं अंदर बराबर तो उसको हम क्या बोलते हैं, बल्क मॉड्यूलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बल्क मॉड्यूलस। याद रखो ये जो इफेक्ट है वो तीन टाइप के, एक लीनियर है बराबर, फिर वॉल्यूम वाइज है और तीसरी शेप वाइज है अंदर बराबर। पर हमने चैप्टर नहीं चला है इसलिए हम खाली उसको बेसिक नॉलेज के टाइम पे खाली याद रखने का ट्राई करेंगे, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अंदर बराबर। तो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन बनेगा अंदर। अब वॉल्यूम स्ट्रेस का हमने क्या किया था, पी किया था बराबर, और वॉल्यूम स्ट्रेन का इक्वेशन क्या था, डेल्टा वी बाई वी। और यहाँ पे आपको माइनस साइन लगाना है। माइनस साइन क्यों लगाना है आपको यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो चेंज लिया वो डिक्रीज वाला है बराबर, और बल्क मॉड्यूलस वो कांस्टेंट है जो पॉजिटिव होता है, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे माइनस साइन लगाई है। समझ में आया? तो आपको ये कॉन्सेप्ट खाली इसलिए स्टडी करवाया ताकि आपको नेक्स्ट वाली थियरी में उसका जो बेसिक फंडा है वो पता चल अंदर बराबर। क्यों? क्योंकि हम जब भी स्पीड फाइंड करेंगे तो मीडियम की दो प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे, तो वो दो प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी है बल्क मॉड्यूलस वाली। तो हमारा पॉइंट क्या है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द स्पीड ऑफ द लॉन्जिट्यूडिनल वेव दैट इज अ साउंड वेव इन द डिफरेंट मीडियम। अब अलग अलग मीडियम में अगर साउंड वेव हमारा ट्रैवल कर रहा है बराबर, तो हम यहाँ पे मीडियम को दो कैटेगरी में देखेंगे अंदर। पहला फ्लूइड टाइप का यानी कि लिक्विड और गैसेस की बात करेंगे, और दूसरा वाला जो है उसमें क्या बात करेंगे, हम सॉलिड की बात करें। सॉलिड में हमको डिराइव नहीं करना है, खाली हमको कांस्टेंट को रिप्लेस करना होगा अंदर बराबर। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो लॉन्जिट्यूडिनल वेव है अंदर बराबर, वो कौन से फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं अंदर बराबर। Longitudinal wave are constituent of the medium oscillate forward and backward in the direction of propagation of wave। हम जानते हैं कि longitudinal wave क्या होते हैं कि propagation की directions के parallel में वो लोग transmission करते हैं अंदर बराबर। So the property that determine the extent to which the volume of the element of the medium changes when the pressure on it changes
इज द बल्क मॉड्यूलस P इज द डायमेंशनल फॉर्म, एंड उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला है वो ऐसी कुछ बनेगी जो हमने प्रेशर की जो होगी वही बल्क मॉड्यूलस की बनेगी अंदर। समझ में आ रहा है। और दूसरा यहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल व्यू जो है वो मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, वो कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन में कर रहा है, तो उसमें क्या चेंज होगा, डेंसिटी चेंज होगा अंदर, बराबर। तो चेंज इन डेंसिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। अब समझ लो कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा है, बराबर। तो यहाँ पे जो बल्क मॉड्यूलस है, बराबर, वो आपको यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफर करेगा। क्या करेगा, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी डिफाइन करेगा अंदर, समझ में। और यहाँ पे जो डेंसिटी है, बराबर, वो आपको इनर्शिया की प्रॉपर्टी के इक्विवेलेंट होगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। तो हमने बोला था कि मीडियम की कोई भी दो प्रॉपर्टी के इक्विवेलेंट फैक्टर लेना है तो लॉन्जिट्यूडिनल व्यू में, बराबर, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन बल्क मॉड्यूलस B जो होता है वो किसको बैलेंस करता है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। क्योंकि बल्क मॉड्यूलस जितना ज्यादा होगा तो वो अपने पार्टिकल को उसके हिसाब से अपने मेन पोजीशंस पे लाने का ट्राई करेगा। और डेंसिटी क्या है भाई, जो उसकी इनर्शिया है उसको बताती है कि कितना डिस्प्लेस करवाना है, वो डेंसिटी डिसाइड करती है अंदर। इसीलिए हमको साउंड की स्पीड में डेंसिटी का भी रूल जो होता है वो देखने को मिलता है थोड़ा बहुत अंदर। कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो हम आगे वाले पार्ट में बात करेंगे अंदर, बराबर। 10 डायमेंशंस ऑफ द रेशियो, जिस तरह से वहां पे हमने लिया था इलास्टिक वाला डिवाइड बाय इनर्शिया वाला, तो यहाँ पे भी वैसे लेंगे। इलास्टिक वाला B है, इनर्शिया वाला रो है, तो दोनों का अगर डिवीजन कर रहे हैं और उनकी डायमेंशनल फॉर्मूला अचीव करेंगे तो फिर से हमको वही फॉर्मूला मिल रहे जो वहां पे मिल रहे थे, L2T-2, यानी कि ये भी क्या है भाई, स्पीड के स्क्वायर वाला ही अंदर। समझ में आ रहा है। यहाँ पे B बाय रो का डायमेंशन प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर लिख सकते हैं अंदर। तो फिर V का चाहिए तो V इक्वल टू क्या लिखेंगे, C अंडर रूट B बाय रो लिखेंगे। तो हम जैसे जीरो लिखते हैं यहाँ पे B रो लिखना है अंदर, बराबर। वैसा तो हमारे में पूरा पूरा नाम होता है, यहाँ पे B रो नाम है अंदर। समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकली C की वैल्यू डायमेंशनलेस मिली और जो वैल्यू मिली उसकी 1 मिली अंदर, बराबर। तो द स्पीड ऑफ द लॉन्जिट्यूडिनल वेव इन अ गिवन मीडियम इज गिवन बाय दैट फॉर्मूला V इक्वल टू अंडर रूट B बाय रो, B रो ब्यूरो, ऐसा कुछ मैच होता है वर्ड अंदर, बराबर। अब ये जो इक्वेशन मिला वो किसके लिए मिला, फ्लूइड के मिला है, फ्लूइड के मीडियम के लिए मिला है। The speed of propagation of longitudinal wave in a fluid therefore depends only on the bulk modulus and the density of the medium। यानी कि हमारा साउंड वेव लिक्विड में से या तो गैसियस में से ट्रांसमिट कर रहा है तो वो लिक्विड या गैसियस मीडियम का बल्क मॉड्यूलस कितना है और उसकी डेंसिटी कितनी है, वो दो प्रॉपर्टी पे खाली डिपेंड करता है, अदर कोई वेव के फैक्टर पे वो डिपेंड नहीं करता है अंदर। समझ में आ रहा है। पर अगर हम कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट लेते हैं कि for the case of solid bar or rod the relevant modulus of elasticity in the young modulus, तो उसके लिए हम बल्क मॉड्यूलस डिफाइन नहीं करते पर वहां पे हमको यंग मॉड्यूलस डिफाइन करना पड़ेगा अंदर, बराबर। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो इक्वेशन में उसमें B की जगह खाली क्या लिख देना है, Y लिख देना है अंदर। समझ में आ गया कि ना आ गया सबको इतना पार्ट, बराबर। तो ये चीज हमारी यहाँ पे क्या हुई, क्लियर हुई। यहाँ पे सॉलिड के लिए आपको क्या इक्वेशन मिला, वाई रो, गुजराती में जो पवन होता है उसको वाई रो बोलते हैं अंदर, बराबर। तो वाई रो और जो हमारा लिक्विड है फ्लूइड है उसके लिए हमको इक्वेशन क्या मिल रहा है, बी रो मिल रहा है, ब्यू रो। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। तो अब हमको फाइनली भाई जनरल इक्वेशन जो स्पीड ऑफ साउंड है उसका क्या मिला, बल्क मॉड्यूलस डिवाइड बाय डेंसिटी और उनकी वैल्यू का स्क्वायर रूट, बराबर। अब हम तीनों मीडियम की कंपैरिजन करें तो कंपेयर टू द गैस कंप्रेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज कंपैरेटिवली वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हम जितना प्रेशर अप्लाई करके गैसेस को कंप्रेस जितना कर सकते हैं उतना लिक्विड या सॉलिड में हमको चेंज देखने को मिलता नहीं है अंदर। तो उससे हमको पता क्या चलता है कि सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं उनके पास भी हैवियर बल्क मॉड्यूलस होता है कंपेयर टू दी गैस, बराबर। तो यहाँ पे जो सॉलिड और लिक्विड का बल्क मॉड्यूलस वैल्यू है वो लेस कंप्रेसिबल है, तो सीधी सी बात है डेल्टा भी आपको कम मिलेगा, बराबर। और डेल्टा भी कम मिलेगा तो आपका बल्क मॉड्यूलस का इक्वेशन क्या था, प्रेशर डिवाइड बाय डेल्टा V बाय V, तो ये तो ऊपर आ जाएगा, बराबर। तो डेल्टा V जितना कम होगा उतना बल्क मॉड्यूलस आपको ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर, क्योंकि यहाँ पे उनका जो कंप्रेशन है वो कम है तो डेल्टा V भी कम मिलेगा ना अंदर, बराबर। तो यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड B का वैल्यू बहुत ज्यादा मिल रहा है और उसके सामने देखने जाए तो डेंसिटी भी सॉलिड लिक्विड की ज्यादा है गैस के कंपैरिजन में, पर यहाँ पे जो डेंसिटी आपको ज्यादा मिल रही है उसके कंपैरिजन बल्क मॉड्यूलस का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, बराबर। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो स्पीड है, बराबर, वो सॉलिड और लिक्विड में हमको ज्यादा मिलेगी
कंपेयर टू दी गैस अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? समझो यहाँ पे बात कि भाई बल्क मॉड्यूलस बोला सॉलिड है, पर डेंसिटी भी उनकी ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर भी साथ में पड़ा, पर वो इतना बड़ा नहीं हो रहा है जितना बल्क मॉड्यूलस पे चेंज हमको मिल रहा है अंदर। समझ में आ रहा है? तो उसकी वजह से ये जो रेशियो है वो आपको बाय डिफॉल्ट ज्यादा मिलेगा, किसके लिए? सॉलिड और लिक्विड के लिए कंपेयर टू दी गैस। इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो भी पूरा डेटा दिया गया अंदर, तो उसमें आप एयर के कंपैरिजन में लिक्विड में ज्यादा स्पीड देखोगे और सॉलिड में उससे भी ज्यादा, क्योंकि सॉलिड को और भी कंप्रेस करना ज्यादा पॉसिबल नहीं है अंदर। समझ में आ रहा है सबको? उसकी कंप्रेस कोड भी ज्यादा कम है, लिक्विड तो थोड़ा बहुत भी चलो हो जाए, बराबर। तो ये जो स्टेटमेंट है उसका ही अलग फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया था, तो आपको दोनों में से जो भी सही लगे, जो भी याद रहे, तो आप रीड करके उसको लिख सकते हो अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना? और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको एयर के अंदर साउंड की स्पीड क्या मिल रहा है? 331 मीटर पर सेकंड मिल रही है अंदर। अब देखते हैं कि न्यूटन का कैसे ही इक्वेशन में घुसे अंदर। अब तो न्यूटन ने क्या कहा यहाँ पर अंदर कि न्यूटन का थॉट क्या था, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी कि आपके मोबाइल में से अभी मेरा वॉल्यूम का साउंड आता होगा अंदर, तो क्या मेरे साउंड कॉन्स्टेंटली आने की वजह से बराबर आपके रूम के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है? नहीं बढ़ता अंदर, बराबर। तो न्यूटन ने ऐसा ही सोचा कि उसकी वजह से टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो फिर उसको कांस्टेंट टेम्परेचर वाली प्रोसेस गिनो। न्यूटन ने अस्यूम क्या किया कि द प्रोसेस ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन अ गैस इज कंसीडर्ड टू बी आइसोथर्मल। आइसोथर्मल यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर वाले अंदर। Hence, the isothermal bulk modulus is to be used in the equation previous। यानी कि हमने जो b by rho वाला लिया था, यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस है, वो आइसोथर्मल प्रोसेस का यूज करना चाहिए अंदर, बराबर। तो आइसोथर्मल का बल्क मॉड्यूलस का इक्वेशन क्या होगा? तो हम यहाँ पे देखते हैं अंदर कि हमारे पास आइसोथर्मल में आइडियल गैस का इक्वेशन क्या था? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तो पीवी अगर हम लेते हैं और उसको विथ रिस्पेक्ट टू वी हम अगर डिफरेंशिएट करते हैं अंदर, बराबर, तो डिफरेंशिएट करके हमको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? P dV by dV, बराबर, यानी कि P और सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन और फिर फर्स्ट सेकंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन अंदर, बराबर। तो वो क्या मिलेगा भाई? dP by dV मिलेगा अंदर। क्लियर? तो यहाँ पे dV का तो डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो P को अकेला रखो, ये पूरी क्वांटिटी को राइट हैंड साइड में भेजो तो माइनस होगा, और ये जो न्यूमरेटर में भी है उसको डिनोमिनेटर में भेजो, बराबर। तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा? माइनस dP डिवाइड बाय dV बाय V मिलेगा, जिसको हम और कुछ नहीं पर क्या बोलते हैं? बल्क मॉड्यूलस तो बोलते हैं, हमने आगे देखा था ना, बल्क मॉड्यूलस का यही तो पार्ट था अंदर। समझ में आया? तो अब हमारा जो इक्वेशन था बी बाय रो, उसमें बी की जगह अब हम क्या रख सकते हैं? पी रख सकते हैं अंदर। समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड द न्यूटन फॉर्मूला टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर। तो न्यूटन ने इस तरह से क्या दी? एक फॉर्मूला दी मैथमेटिकली, और यहाँ से हम क्या करेंगे? अब कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि हमको जो एयर में साउंड की स्पीड है वो क्या मिलती है अंदर, बराबर। तो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जांपल 4 दिया गया है, जहां पे क्या बोला गया है कि एस्टिमेट द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, बराबर, एंड कंसीडर द मास ऑफ द 1 मोल एयर, बराबर, इज टू बी 29 into 10⁻³ kg। अब देखो यहाँ पे हमको डेंसिटी चाहिए, तो डेंसिटी का मास अकेला नहीं, वॉल्यूम भी चाहिए, तो हमको 1 मोल का वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो एज पर द केमिस्ट्री आपको पता होगा, अगर आप 1 मोल कोई भी गैस ले रहे हो तो वो हर बार कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एसटीपी के लिए अंदर, बराबर। तो डेंसिटी का इक्वेशन क्या होगा भाई? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो आपको 1 मोल का मास तो दे दिया गया है और उसको डिवाइड बाय 22.4 लीटर है, पर उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 10⁻³ आपको करना होगा अंदर, बराबर। लीटर का मीटर क्यूब में कन्वर्जेशन में 1000 से डिवाइड करते हैं और सेंटीमीटर क्यूब के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं, बराबर। अब डिवाइड बाय 1000 यानी कि 10⁻³ हुआ ना, तो यहाँ पे हमने लिया, ये कट होगा, इनका रेशियो लो, तो आपको 1.29 kg पर मीटर क्यूब क्या मिलेगा भाई? डेंसिटी मिलेगी अंदर। अब एसटीपी में प्रेशर की वैल्यू हम क्या लेते हैं? 1.01 into 10⁵ लेते हैं कि नहीं लेते अंदर, बराबर। तो आपका V का इक्वेशन क्या था भाई? P बाय, न्यूटन ने P वाला बोला था ना, P बाय रो, तो P की वैल्यू जो प्रेशर के रखो, बराबर, डेंसिटी मिला, रेशियो लो, और रेशियो के बाद 10 का पावर याद रखना इवन होना चाहिए, और फिर स्क्वायर रूट लो, तो आपको कोई आंसर मिलेगा, वो क्या मिलेगा? 280 मीटर पर सेकंड मिलेगा अंदर। पर हमको तो पता है, अभी हमने देखा कि प्रैक्टिकल वैल्यू जो साउंड की थी अंदर, बराबर, प्रैक्टिकल वैल्यू जो साउंड की थी वो क्या थी भाई?
331 मीटर पर सेकंड थी 0 डिग्री सेल्सियस पे, जबकि न्यूटन की फॉर्मूला से हमको आंसर मिला वो तो 280 मिला, कम मिला। अराउंड 15% उसकी वैल्यू कम मिली। यानी कि यहाँ पे न्यूटन काका पहली बार ऐसा हुआ है कि फेल हुए कोई चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए अंदर, बराबर। तो ये फेल क्यों हुए और उसकी करेक्शन है, वो करेक्शन किसने दिया, वो हम इसके नेक्स्ट वाले जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।